चलिए देखते हैं, ठीक है। आज कक्षा 9 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान। आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। आप अपने आसपास बहुत तरीके की वस्तुएं देखते हैं जिनकी बनावट, रंग, रूप, आकार अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन पदार्थ कहते किसे हैं? किसे कहते हैं पदार्थ? वही हमें इस चैप्टर में टोटल पदार्थ के बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठोस ठोस क्यों होता है, द्रव द्रव क्यों होता है, ठोस द्रव से कैसे अलग है, द्रव गैस से कैसे अलग है ना। क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गलन उष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण, संघनन, तमाम चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक समझेंगे पदार्थ क्या होता है। पृथ्वी की कोई भी वस्तु, पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो, ठीक है। देखिए पदार्थ या फिर द्रव्य दोनों एक ही होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे द्रव्य पूछा जाए, देखिए द्रव्य द्रव ना बताना, ठीक है। द्रव्य द्रव में अंतर होता है, द्रव्य और द्रव में क्या होता है, अंतर होता है। द्रव्य की बात हम कर रहे हैं, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। पदार्थ को दूसरी भाषा में या दूसरा मतलब होता है द्रव्य। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास की वह वस्तु जिसका क्या होता है, कुछ ना कुछ भार होता है। कोई भी वस्तु है जिसका कोई ना कोई भार होता है और वह स्थान घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझो, ये डस्टर है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। भाई मैं नहीं कह रहा 1 kg है, 2 kg, कुछ तो है, ग्राम में है, 1 ग्राम 2 ग्राम है, माइनस में जा रहा है, लेकिन कुछ तो वजन दिखा रहा है, कुछ तो वजन शो कर रहा है। जितना भी अगर वजन हो गया तो वो क्या है? द्रव्य है। कोई भी वस्तु जिसमें भार है, जो जरा सा भी वजन है, समझ रहे, उसे क्या बोलेंगे हम? द्रव्य बोलेंगे या पदार्थ बोलेंगे या फिर मैटर बोलेंगे, ठीक है। मैटर उसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो पदार्थ क्या होता है? जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरे। स्थान घेरने का मतलब क्या है? इस डस्टर को मैंने अपने हाथ पे रख दिया, अब इसके ऊपर हम किसी वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन जहां पे ये टच कर रहा है ना, देखिए ये मध्यमा उंगली पे टच कर रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है वहां पे आप किसी वस्तु को नहीं रख सकते। पॉइंट समझ गए? जिसका पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसका कुछ ना कुछ भार होता है तथा जो स्थान ग्रहण करे। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि भाई ये डस्टर ही है, ये वजन है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, ये स्थान घेर रहा है। जिस मान लेते हैं, ये देख रहे हैं अनामिका उंगली पे रखा गया, तो अनामिका उंगली के ऊपर आप कोई वस्तु रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसके ऊपर रख सकते हैं या फिर इसे हटाएंगे फिर दूसरी कोई वस्तु रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे ये है, एक वस्तु यहाँ उपस्थित है और दूसरी को यहाँ अगर आप रखना चाहते हैं तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि उसका स्थान को वो घेर चुका है। समझ रहे हैं? तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। अब हम समझ गए हमारे आसपास बहुत तरीके के पदार्थ हैं। जितनी भी चीज़ें, पृथ्वी की हर चीज पदार्थ है। पृथ्वी पर आप जितनी वस्तुओं को देखते हैं वो सभी की सभी पदार्थ है, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़कर। क्यों? अगर सूर्य के प्रकाश को अगर हम द्रव्य कहते हैं, मान लेते हैं, हम कहते हैं वो पदार्थ है, उसका कुछ भार होता है। अगर आप घर से आते तो 3 किलो तो तुम्हारे ऊपर सूर्य का प्रकाश हो जाता कि नहीं हो जाता? भाई लगातार सूर्य का प्रकाश आपके सर पे पड़ता तो वजन होता, बढ़ता जाता। तो घर तक जिसका अगर 1.5 किलोमीटर का होता तो वहीं सो जाएगा बिचवे में, वजन बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा। तब अंधेरे में आओ, अंधेरे में जाओ पढ़ने, सूर्य गायब हो जाए तब आओ, है कि नहीं? सूर्य ना दिखे तब आ जाएंगे, सूर्य गायब हो जाएगा तब जाएंगे। क्यों? और दूसरी चीज, जहां ये धूप, अभी देखिए धूप खिली हुई है कि नहीं? तो धूप जहां है वहां पे किसी वस्तु को आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। उसने जगह कवर किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो जो स्थान घेरे जिसमें भार हो वो क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? मैटर है।
तो केवल सूर्य का प्रकाश एक ऐसी वस्तु है पृथ्वी पर जो द्रव्य नहीं है। ये पॉइंट जरूर याद रखना। पूछा जाता है एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ, हालांकि संज्ञान में एक ही वस्तु ऐसी है जो है सूर्य का प्रकाश, जो स्थान नहीं घेरती, वरना हवा की बात कर ले, हवा भी स्थान घेरती है, हवा में भी भार होता है। स्थान नहीं घेरती हवा, मुंह फुला लो, हवा कवर कर लिया, अब उसमें कुछ भर सकते हैं नहीं, कब तब तक जब तक ये हवा बाहर नहीं कर सकते अब। और अगर वजन की बात करें तो हवा जो गैसें होती हैं वो क्या है, हवा ही तो है। गैस सिलेंडर जो होता है 14 किलो 18 किलो 20 किलो का होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या भरी हुई है, हवा, गैस भरी हुई है ना भाई, हवा एक गैस ही तो है। समझ गए कि नहीं बात। तो हवा, या आप कहेंगे कि पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, या फिर हम द्रव्य बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बात करने वाले हैं। अब तो यहां तक तो हम समझ गए कि पृथ्वी की हर वस्तु क्या है, द्रव्य है। क्यों द्रव्य है, क्योंकि उसमें उसका कुछ ना कुछ भार होता है, वो स्थान घेरती है। लेकिन भाई जो वस्तुएं हैं, जैसे ये डस्टर है, चाहे चाक की बात करें, ये बोर्ड की बात करें, ये कमरे की बात करें, ये बना किससे है कि नहीं। अब कहेंगे ईंट से बना, तो ईंट किससे बना है, रेत से बना, तो रेत किससे बना है कि नहीं। पृथ्वी की हर चीज किसी ना किसी वस्तु से तो बनी होगी, लेकिन किस चीज से बनी है, वही चीज है अणु, और वही चीज है परमाणु। पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं वो या तो अणु से मिलकर बनी हुई होंगी या तो परमाणु से। अणु क्या होता है, परमाणु। एकदम आसान लहजे में समझो, अणु क्या होता है, बड़ा होता है, और परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, छोटा। एकदम टूटी फूटी भाषा में समझे। क्यों कह रहा हूं ये पॉइंट, क्योंकि ये आपको समझना है। अणु क्या होता है ना, बड़ा होता है, परमाणु क्या होता है, छोटा होता है। अब परिभाषा समझ लें पहले, फिर उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। अणु क्या होता है, अणु वह होता है, अणु वह होता है जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो फ्री होता है। अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जितना भी आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जितना भी आप रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, उसमें आपको परमाणु मिलने वाला है, लेकिन आपको कहीं भी अणु नहीं दिखेगा। तो अणु वह होता है जो स्वतंत्र होता है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। समझ में आ गया। तो वस्तुएं या तो अणु से बनी होंगी या फिर परमाणु से बनी हुई होंगी, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अणु क्या होता है, अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में, याद रखना, पहले अणु आता है फिर परमाणु आता है। अणु टूटता है तो परमाणु बनता है। समझ रहे हैं। जब आगे चलेंगे, रदरफोर्ड का नियम पढ़ेंगे, तो सारी चीजें, अणु में क्या क्या पाया जाता है, परमाणु में क्या क्या पाया जाता है। अणु को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। एक ऐसी किसी वस्तु को आप छोटे छोटे टुकड़ों में, यही चाक है, छोटा सा तोड़ा, उससे छोटा, तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा कण बनेगा जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। भाई हर चीज का तो अंत होता है, होता कि नहीं होता। चाक को एकदम महीन करते चले जाएंगे, मैदा बना देंगे, मैदा में से तो कण निकालेंगे, उसको भी मैदा बना देंगे, उसमें से एक कण निकालेंगे, अब मैदा बनाओ, है ना। किसी भी वस्तु को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जा रहे हैं, तो आगे चल के एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसे आगे अब उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे मम्मी क्या करती है, आपको एक तमाचा, दो तमाचा, तीन तमाचा, चार तमाचा, फिर है फूल जाएगा। अब वो स्थिति आ गई कि अब एक तमाचा फालतू नहीं पड़ने वाला, बस वही वाली अवस्था। समझ रहे। मम्मी का एक खतरनाक झूठ होता है, जानते हो ना आप लोग, यहाँ अच्छा ना मारूंगी, है कि नहीं। मतलब हम गजब सस्पेंस में फंसते हैं। अब जाएं या ना जाएं, है ना। पहले के कूटे गए हैं, अब जाएंगे तो हो सकता है फिर कूटे जाएं, और ना जाएंगे तो हो सकता है औरों कूटे जाएं, है कि नहीं। गजब दुविधा होती है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। आधे लोग यहीं पे बहक जाते हैं, क्या करें, है ना। मेरी सलाह है ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा कूटे जाएंगे,
है ना, क्योंकि उस समय ज़्यादा दिमाग गर्म होता है और ज़्यादा कूटे जाएंगे। 5 मिनट के बाद हंसते हुए जाइए और मम्मी से आप बात करिए, हंसते हुए करिए तो वो भी हंस देती, नोटिस करिए। और वो बड़ी खतरनाक वाली हंसी होती है बेटा, आधा गुस्सा भी रहता है, आधी हंसी रहती है ना। और उस समय मत जाया करे, दूरी बना के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, कोरोना समझ लीजिए उस समय मम्मी को, मास्क वास्क लगा के, समझ रहे हैं, एहतियात बरतिए। फिलहाल अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो अणु होता है। अगर हम बात करें परमाणु की तो परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। याद रखिए, अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ये भाग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें भाग कौन लेगा? परमाणु लेगा। समझ में आ गया? आगे चलिए आगे पढ़ते हैं। पदार्थ के कण, कौन कौन से पदार्थ के कण है? अणु और परमाणु। ठीक है, तो अणु भाग लेता ही नहीं, तो अणु को तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि परमाणु को ही देखेंगे, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है ना, रिएक्शन करना है केमिस्ट्री में, तो यही करना है। तो हम परमाणु अणु तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में अणु जाता ही नहीं। तो अणु से देना भाई, जब आपके अभी शादियों का सीजन चल रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी की शादी में नहीं जाता, तो कार्ड कहाँ है 5 रुपये खराब करें? देवे ना करो, कड़वे देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल भाई। जब तुम अइबा नहीं करोगे तो क्या फायदा? तुम सीधे सीधे करो, नहीं आओगे ना, तुम न्योता दोगे, फोन पे कर दो, है ना, QR कोड से कैसे हो कर दो, मोबाइल नंबर ले लो, फोन पे मारो। जब कुछ नहीं करोगे तो तुमको कार्ड दे के क्या फायदा है कि नहीं? तो अणु जब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में जाता ही नहीं, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। परमाणु हम पढ़ेंगे। तो परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आगे पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होते हैं इनके कण जो होते हैं, यानी कि परमाणु वगैरह के गुण कैसे होते हैं, जो कण हैं पदार्थ के, उनके गुण कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये पदार्थ के कण हैं, है कि नहीं? तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं या जो कण होते हैं, उनके बीच पाया जाता है रिक्त स्थान। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। कैसे समझते हैं बात को? ठीक है, देखिए, रिक्त स्थान पाया जाता है, मतलब एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। अब ये देखो, जो पदार्थ के अणु होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये बीच वाली जगह, ये बीच वाली जगह, ये बीच वाली जगह, ये बीच की जगह, ये जगह, ये जगह, ये इसे क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान। कौन सा रिक्त स्थान? अंतरा आणविक स्थान। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझो। जो पदार्थ के कण होते हैं, इनके परमाणुओं के मध्य, इनके कणों के मध्य, जो अणुओं के मध्य क्या होता है भाई? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पहचान है पदार्थ के कणों की। पदार्थ के कण जो होंगे वो कितने भी सटे सटे होंगे, लेकिन उनके भाई, अगर देखो ये वाला मान लेते हैं, ये एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, एकदम सटा सटा के बना दिया। अभी वाला बनाएंगे यहाँ सटा के, अभी बनाएंगे कि नहीं बनाया? स्थान बना कि नहीं? रिक्त स्थान बनेगा। कितनों सटा के बनाएंगे तो गैपो तो बन ही जाना है। बना कि नहीं बना? अब गोलवा थोड़ी करेंगे कि गोलवा तिरछा वाला है से बनाएंगे, ई वाला ऐसे गोला बनाएंगे। अणु का, हर अणु का आकार तो वैसे ही होता है। अब बॉल आप लेके आते हैं, गोल वाली बॉल गोल ही ना होती है। अब तुम कहोगे मेरे बेटा ढंग का लगता है, चरकुन्ना वाली बॉल बना दो, तो बॉल बनाएगा कंपनी तुम्हारे लिए, स्पेशल कौन ढांचा बनाएगा, है ना। तो पदार्थ के कणों का पहला गुण क्या होता है कि इनके अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, जगह पाई जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला टॉपिक समझो, गतिशीलता। पदार्थ के अणु लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कैसे गति करते हैं? उदाहरण समझो। पदार्थ के अणु लगातार, आपके अगर कलछुल, थरिया, लोटा, कढ़ाई, भदेली, जो कुछ भी है, मान लेते हैं कोई बेलनाकार छड़ है ना। इसमें छोटे छोटे भाई, क्योंकि पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? अणु या तो परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं। अब ये आपके घर कोई छड़ है लोहे की,
अब इसके एक अणु 2 3 4 5 6 7 8 लगातार अणु है कि नहीं है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको आप आग में डालते हैं तो ये लगातार क्या करते रहते हैं, पानी का उबलना सबसे आसान, देखो पानी क्यों उबलता है, इससे बेटर तो पानी उबलना समझ जाएंगे हम। पानी का उबलना, पानी क्यों उबलता है भाई, आप यहाँ गर्म करते हैं, आग लगाते हैं कि नहीं, आग लगाते हैं, और गर्मी का सीजन चल रहा है, बम्पर का गर्मी पड़ रही है, और आपको एक भूसा वाले कोठरी में बंद कर दो, एक जंगला खोल दूं, कहाँ भाग भाग के जाओगे, जंगलवा लटक जाओगे, घुस जाओगे एकदम जंगलवा, जरा सा हवा मिल जाए भैया, होता कि नहीं होता। वैसे ही जब आप यहाँ आग लगाते हैं नीचे, तो यहाँ से क्या होता है, पानी के यहाँ पानी, क्योंकि पानी भी क्या है, पदार्थ ही है कि नहीं है, पदार्थ है कि नहीं है, क्योंकि ये भार, इसमें भार होता है, ये स्थानों तो घेर रहा है, बाल्टी में भर गया, चलो बीकर में भर दिया, क्या भर दिया गया। अभी यहाँ आग लगाएंगे तो ये वाला अणु गर्म होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता है 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस ये झेल सकता है, जैसे ही 5 डिग्री से ज़्यादा होगा क्या कहेगा, हटो जी हट, बहुत देर गर्मी लग रही है, हट मम्मी हट, करते कि नहीं करते हैं, धक्का दे के कहते हैं ना मम्मी हट जाओ, बहुत जोर गर्मी लग रही है। कोई काम कह देता है उस समय तो कितना मजा आता है, मन करता है कर दूँ, तुरंत कर दूँ, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये वाला अणु इसको जैसे ही ये वाला गर्म होता है, इसको धक्का देता, कहता है जरा से जगा दो, तो जब यहाँ जाएगा तो ये वाला ऐसे करते करते ये इसको धक्का देगा, ये इसको ऐसे करते करते ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। भाई आप लोग बचपन में नहीं करते, वो खेलते एक ईंट खड़ा करते हैं, एक है ना, कई सारे ईंट खड़ा करते हैं, एक वाले को धक्का देते हैं तो वो दूसरे को धक्का देते थे, पूरा एकदम लाइन से सीढ़ी बना देते हैं, बना लेते हैं ना, बचपन में खेला है ये वाला गेम, सभी ने खेला है कि नहीं। या फिर प्रेयर वगैरह हो रहा है तो एक आदमी धक्का देता है, तो एक मिला पीछे से धक्का देता है तो 3 मिला पूरा आगे तक, पूरी आगे लाइन पूरी हिल जाती है, हिल जाती कि नहीं। आप इसको धक्का दे के कुछ पिछवा देखेंगे, है कि नहीं, जैसे वो नहीं धक्का दिए हैं, उनकी गलती कुछ नहीं है, तो तुम्हारा तो उसके ऊपर आ गया है कि नहीं। इससे बहुत मार होती थी हम लोगों के दौर में, मार तो एकदम PhD वाली होती थी। फिलहाल समझो अब क्या है ये, इसीलिए पानी लगातार क्या होता रहता है, उबलने लगता है। भाई लगातार पानी ऐसा ही तो उबलता है, आपको देखने में लगता है जब बुलबुला बन रहा है ना, तो वो क्या करता है, लगातार एक अणु दूसरे अणु को क्या करते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं। तो क्या होते हैं, पदार्थ के अणु का एक गुण ये भी है कि वो लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। पहला रिक्त स्थान, दूसरे गति, दूसरा पॉइंट क्या है, गति। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आकर्षण, है ना। अब इतना भी ज्यादा धक्का नहीं देते थे कि वो दूर दूर हो जाते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जो पदार्थ के अणु होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से ठोस का आकार ठोस होता है, द्रव का आकार द्रव होता है, गैस का आकार गैस होता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो 3 पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के अणुओं के मध्य है ना गतिशीलता होती है, पदार्थ के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया बेटा, आगे चलो देखें, बहुत अच्छा शाबाश। पदार्थ की प्रकृति, केवल हमें ठोस द्रव गैस पढ़ना है, तत्व यौगिक मिश्रण हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूंगा आपको सरसरी निगाह से, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति कैसा होता है, स्वभाव पदार्थ का, तो इसे हम समझने के लिए इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला है भौतिक परिवर्तन या भौतिक प्रकृति, और दूसरा है रासायनिक प्रकृति। भौतिक का मतलब जिसे छू सके, जिसे महसूस कर सके, जिसमें कोई परिवर्तन कर सके, वो क्या है, भौतिक। रासायनिक जिसे है ना, जिसको केवल हम देख सकते हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, भौतिक प्रकृति में हम क्या पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस के बारे में, जबकि इसमें पढ़ेंगे रासायनिक में तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक नॉलेज के लिए से डाला हुआ है, हालांकि आपके ये सिलेबस में नहीं है पहले चैप्टर में, ठीक है। तो ठोस क्या होता है, पहले ठोस पढ़ते हैं। सॉलिड किसे कहते हैं, तो ठोस क्या होता है, ये चाक क्या है, ठोस। कुर्सी क्या है, ठोस। डस्टर क्या है, ठोस, है ना। ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार, आयतन को आप उठा के रख सकते हैं, वजन समझ सकते हैं वजन के तौर पे। कोई भी, ये चाक है ना, अभी ठोस अवस्था में है ना। ठोस वह होता है जिसका आयतन निश्चित, ठोस वह होता है जिसका आयतन निश्चित, आकार निश्चित, मतलब जिसका वजन भी, मेरा वजन अगर यहाँ 68 किलो है, 58 किलो है, 72, हालांकि मेरा 58 है ना। अगर मेरा यहाँ 58 है तो ऊपर लेके जाएंगे अगर
वजन करवाएंगे तो 68 हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ठोस वह होता है जिसका आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। ये डस्टर है कि नहीं? इसका देख रहे हैं ना, ये चौकोर टाइप का है आयतन। अब इसको पानी में फेंक देंगे फिर निकालेंगे तो इसका वजन क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व करेगा, अवशोषित करेगा। लेकिन ये अगर यहाँ इसका वजन मान लेते हैं पाव भर या फिर माने 250 ग्राम है, तो बाहर लेके जाएंगे कहीं तो कितना वजन होगा? 250 ग्राम होगा। यहाँ चौकोर है, वहां जाके चौकी ना बन जाएगा, ड्रम ना बन जाएगा, गोल बेलनाकार नहीं बन जाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होता है? निश्चित, मतलब जिसका वजन भी तय रहता है और आकार भी तय रहता है। इसमें हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे ना। मतलब जिसका आयतन आकार दोनों अपने आप नहीं बदलने वाला, जब तक कि हम इसमें छेड़छाड़ ना करें। छेड़छाड़ का मतलब क्या? इसको रख के पूछ कहाँ से देंगे? बिलेटेस मार के एकदम टेढ़िया मेढ़िया देंगे इसको, है कि नहीं? आधा जला देंगे, इधर इधर जला देंगे, गुल्ली जैसा बना देंगे जला के, तो बना देंगे। तो हमने वो तो परिवर्तन किया ना, जबरदस्ती किया है ना। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। समझ गए? ठोस के गुण पढ़ लो, क्या होते हैं ठोस के गुण, कैसे पहचानेंगे ठोस के गुण, है ना। चलिए समझिए, अब ठोस के गुण हम पढ़ेंगे। कहीं लिखा हूं मैं? हाँ ठीक है, इधर पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, पहले परिभाषा सबकी समझ जाइए, उसके बाद यहां पढ़ेंगे। ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आपको केवल ज्यादा ध्यान बेटा किस पे देना है? द्रव पे देना है, द्रव पे। क्या होता है द्रव? याद रखेंगे, द्रव का एक चीज निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है भाई? आयतन। क्या निश्चित होता है? आयतन। लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? आप मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल, पानी इतना लेके आइए, 1 लीटर पानी लेके आइए और एक जग में डालिए उसे, ठीक है, 1 लीटर वाले जग में, क्योंकि 1 लीटर लेके आए वरना आधा गिर जाएगा, नुकसान हो गया। देख ही रहे हो डीजल कितना महंगा हो रहा है ना। 1 लीटर पानी या कुछ भी लेके आइए जो लिक्विड फॉर्म में है, जो तरल फॉर्म में है, जो पानी जैसा हो, जो द्रव जैसा हो, है ना। आप उसे किसी बर्तन में डालिए, पहले आप जग में डालिए, जग जैसा, बाल्टी में डालिए, बाल्टी जैसा, लोटा में डालेंगे, लोटा जैसा, थाली में डालेंगे, पूरा फैल जाएगा। आप उसे जिस बर्तन में डालेंगे उसके जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन बदलने वाला है। वो पहले भी 1 लीटर था, जब उसे अपने जग में डाला तो कितना था? 1 लीटर। बाल्टी में डाला तो कितना था? 1 लीटर। थाली में डाला तो कितना था? 1 लीटर। लोटा में डाला तो कितना था? 1 लीटर। आयतन बदला? नहीं बदला, लेकिन आकार एक बार थाली बना, है ना, ये तो इच्छाधारी नाक हो गया, है ना। एक बार क्या बना? एक बार क्या बना भाई? थाली जैसा आकार बना दिया, एक बार जग जैसा बना लिया, एक बार बाल्टी जैसा बना लिया, एक बार लोटो बन गया। वो समझ लो, अलग अलग रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन उसका आयतन बदल रहा है नहीं। आपको केवल याद करना है बेटा, कौन? द्रव। ठोस का दोनों निश्चित, ठोस का दोनों निश्चित। दोनों का मतलब क्या? आयतन भी और आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका दोनों क्या होता है? गैस का दोनों, यानी कि आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आपको याद क्या करना है? आपको केवल और केवल सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना? देखो यही वाला द्रव है भाई, इसी की मैं बात कर रहा था। द्रव, द्रव और द्रव्य कहा गया? नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं, ठीक है। पदार्थ को बोला जाता है दूसरी भाषा में द्रव्य। देखिए ये द्रव्य है, ये द्रव है ना। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये पापा है, ये बेटा है इसका, है ना। ये पदार्थ के अंदर आता है, ये द्रव्य के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है ना। ये बेटा समझ लीजिए एक तरह से है, वो द्रव्य, है ना, पिताजी हैं वो, समझ लीजिए बात को। तो जब मैं द्रव्य पूछूंगा तो द्रव ना बताना, द्रव पूछूंगा तो द्रव्य ना बताना। द्रव्य क्या होता है? जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है। द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस की बात कर ले, गैस वह होता है जिसका आयतन भी अनिश्चित होता है और जिसका आकार भी अनिश्चित होता है। मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया गैस, कोई आकार है? नहीं। दिख रही है? नहीं, है ना। कोई वजन था? नहीं। जिसका ना कोई आयतन हो ना कोई आकार हो, है ना। आप कहेंगे सर बटलवा में जो भर के आता है, तो वो तो जबरदस्ती वाला ना, परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जब पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे आपको ये चीजें, है ना। वो तो जबरदस्ती का परिवर्तन किया गया, तब तो ठोसों का आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता है ना। आपको दिखाया चौकोर वाली चौकी, और उधर से लाया बीच में मार टांगी मार के टेढ़ वाला बना, 3 कोना चौकी बना दे, तो वो अलग बात है ना। तो हम अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं,
वरना उसका आकार नहीं बदलेगा अपने आप, जब तक कि उसमें कोई बाह्य कारक छेड़छाड़ ना करे। समझ रहे हैं? तो ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होता है बेटा, निश्चित होता है, उसे हम ठोस बोलते हैं। जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, तखत, दरवाजा, जो भी बोले, है ना। द्रव वह होता है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, पानी, ये सभी क्या है, द्रव है। गैस की बात करें तो गैस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। मैंने बताया ना, आपको सारा ध्यान किस पे देना है, द्रव पे देना है। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं। गैस तो समझ में आ गया। गैस क्या होता है, जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आप समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, जितनी भी गैसें आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी गैस हैं। समझ रहे हैं? इनका आयतन आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे पढ़ लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी आगे चल के काम आने वाला है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। सोना, अगर सोने की चैन है या सोने का कोई टुकड़ा आप लेके आते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये सोने का टुकड़ा, यहाँ से तोड़ेंगे तो सोने का टुकड़ा, सोने का जो लक्षण होगा वही होगा, यहाँ से तोड़ेंगे तो सोने का टुकड़ा जो सोने का लक्षण होगा वही होगा। कि उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। अरे भाई मेरा नाम रविंद्र, यहाँ मेरा नाम रविंद्र, तो घर पे मेरा नाम क्या होगा, वही होगा। हाँ, वो हर आदमी का तो घर का अलग नाम होता है, वो दूसरा वाला ना सोचे, है कि नहीं। तो हर आदमी का क्या होता है, अगर आपका नाम यहाँ पे है, जो नाम है वही दूसरी जगह, विदेश चले जाएंगे वही नाम, कहीं अलग अलग देशों में जाएंगे आपका नाम नहीं बदलने वाला। तो तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अगर बात करें यहीं यौगिक की, यौगिक का उदाहरण समझो H2O, है ना, यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अरे भैया, दो परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु किसका, ऑक्सीजन का, कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु। तो हिंदी में एक वचन और उसके बाद बहुवचन, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल जाएं, वो क्या है, यौगिक है। समझ रहे? जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बन जाए वो क्या है, वो यौगिक है। तो पानी यौगिक है, पानी क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 अणु, ये देख रहे हैं ना, ये जो निचमाई लिखा रहता है ये उसके अणुओं की संख्या बताता है। कितना हाइड्रोजन है, 2। तो पानी का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो ये क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। समझ रहे हैं? तो कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु। तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। अगर मिश्रण की बात कर दें तो यही तत्व और यौगिक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब तत्व और यौगिक को, या जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, नाप तोल के मिलाया जाता है। शरबत उरबत बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो जब शरबत बनाते हैं तो कोई चीज़, चीनी पानी नाप तोल के डालते हैं ना, कितना चीनी में तो मीठा हो जाएगा, जितना नमक डालेंगे कि एक ड्राम को बना देते हैं, घोर देते हैं, पूरा 1 बोरा चीनी डाल देते हैं पूरा लाके, नहीं ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण, और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो विषमांगी मिश्रण। तत्व फिर से समझ लीजिए, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, यौगिक वह होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, मिश्रण वह होता है तत्व और यौगिक को मिलाने से क्या बन जाता है, मिश्रण। 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में या नाप तोल के मिलाया जाएगा तो समांगी मिश्रण, और जब उसी पदार्थ को बिना नापे तोले जैसे मन करे वैसे मिला दिया जाए वो क्या है, विषमांगी। किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। आगे पढ़ेंगे भैया, ठोस तो पढ़ ही लिया, ठोस पढ़ लिया, अब उसके कारण और गुण पढ़ लीजिए फटाफट। देखिए,
है ना। देखिए ठोस, तीन बता दे रहा हूं क्योंकि आपको तीनों एक बार में ही समझा देता हूं। ठोस ठोस क्यों होता है, द्रव द्रव क्यों होता है, और गैस गैस क्यों होती है। याद करिए फटाफट। आप जानते हैं कि पदार्थ के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अभी देखो फटाफट, क्या है ठोस ठोस क्यों होता है, क्या कारण है कि ठोस ठोस होता है। तो ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसीलिए ठोस का आकार नहीं बदल सकता। सीकड़ तोड़ खेलते कि नहीं खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते। तो एक जो मजबूत पकड़ के रखते हैं उनकी सीकड़ नहीं टूटती। जब तनी से चलाक वाला रहता है वो हल्कत पकड़ता धरते छूट के भाग जाता है, भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है। हाँ, तो गड़बड़ा जाता है तो बेचारा वो कूटा जाता है। तो आके वहाँ अपने वाले में, जब अपने वाले कमरे में आता है तो बन्ने बन्ने तुम्हारी तारीफों करता है, करता कि नहीं करता। अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो सच पिटवा देता है कि नहीं, छोड़ के भाग जाता है, गड़बड़ा जाता है मामला। और हर लड़का इसमें एकदम सबसे लास्ट में रहना चाहता है ताकि छोड़ के भागने में मजा आ जाए। बिच्चे वाला एकदम नहीं चाहता, कहते वो सबसे आगे जाता है और उसे कुछ पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं, फिलहाल समझिए बेटा। तो ठोस ठोस क्यों होता है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, पास पास। और द्रव क्या होता है, इसके अणु क्या होता है, द्रव द्रव क्या होता है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर। ठोस में जितने नज़दीक होते हैं उतने नज़दीक नहीं होते, उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में द्रव की अपेक्षा बहुते दूर दूर होते हैं। समझ गए। तो कोई पूछेगा ठोस ठोस क्यों होता है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब अगला सवाल, तो इसके अणु पास पास क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि इनके, आपने पढ़ा था दूसरा पॉइंट, इनके तीसरा पॉइंट, इनके अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण। तो आकर्षण के लिए कौन सा बल काम करता है, तो अंतरा आणविक बल, है ना। अब अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो दो अणुओं के मध्य, मैंने कहा था ना अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो कौन खींचता है इनको, तो यही अंतरा आणविक बल खींचता है। क्या होता है अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य का मतलब बीच में, ये बीच वाली जगह खाली हो रही कि नहीं, ये वाली, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले या फिर कार्य करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। ये जो जगह है, अब बात करेंगे तो जो जगहिया है उसको क्या बोलेंगे, बस यही बल हटा दीजिए, यहाँ क्या बोल दीजिए, स्थान। क्या बोलेंगे, स्थान। तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान। अब एक पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि अगर बल ज्यादा होगा तो स्थान कम होगा, और स्थान ज्यादा होगा तो बल कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अभी देखो ये दो अणु है, इनको अंतरा आणविक बल ने एकदम खींच डाला, तो स्थान बचा स्थान नहीं बचा। अब आकर्षण बल नहीं है तो स्थान बचा कि नहीं बचा, अब बल है नहीं। तो जब बल ज्यादा होगा तो स्थान कम होगा, और जब क्या होगा, जब स्थान ज्यादा होगा तो बल कम होगा। समझ रहे हैं। तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को अंतरा आणविक बल, और दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले या पाए जाने वाले स्थान को क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक स्थान। समझ गए बेटा यहाँ तक। अभी देखो गुण क्या होता है ना, एकदम आसान। अब इतना समझ जाओगे तो ये तो बहुत आसान है। ठोस के गुण क्या होते हैं, कि पहला पॉइंट, ठोस को आप दबा नहीं सकते, ठोस को आप दबा नहीं सकते। इसे दबा देंगे, नहीं दबाएंगे, दबा पाएंगे नहीं। जबकि एक साथ तीनों में बता रहा हूं, जबकि द्रव को आप ठोस की अपेक्षा दबा सकते हैं, और गैस को तो बिल्कुल हटा ही सकते हैं, दबाने की तो बातें छोड़ दो। ठीक है। इसे बोला जाता है, दबाने को क्या बोला जाता है, आपकी साइंस की भाषा में बोला जाता है संपीड्य,
है ना। तो जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य। जिसे दबाया नहीं जा सके वो क्या होगा? असंपीड्य। और जिसे दबाया जा सके वो क्या कहा जाएगा? संपीड्य। तो ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। द्रव क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। गैस क्या होती है? संपीड्य होती है। ठीक है, अगला टॉपिक समझ दो। दूसरा, है ना, दूसरा पॉइंट, ठोस का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च का मतलब इस ठोस को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि पानी को गर्म करने में? लोहा पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि पानी? कौन? लोहा। लोहा पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका क्वथनांक, उसका गलनांक क्या होता है ना? क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। वो ज्यादा टाइम के बाद गर्म होगा। उतना में पानी उबल जाएगा तो उतना में शुरू होगा तो हल्का सा पिघलना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनका जो ठोस होता है इसका क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। गलनांक, गलना। तो ठोस को गलने में जितना टेम्परेचर चाहिए वो क्या कहलाएगा? उस वस्तु का गलनांक कहलाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक। अगर क्वथनांक की बात करें, जिस ताप पर कोई द्रव क्या बन जाए? ठोस, गैस बन जाए। क्या बन जाए? देखो, ठोस को गर्म, ठोस को चलो बर्फ को गर्मा के क्या बना देना? पानी बना देना। बर्फ को गर्म करके क्या बना देना? पानी। क्या कहलाएगा? गलनांक। अब उसी पनिया को गर्मा के क्या बना देना? भाप। क्या बना देना? भाप। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्या कहलाएगा? तो जिस ताप पर कोई ठोस किसमें बदल जाए? द्रव में, उसे क्या बोलेंगे? उस वस्तु का गलनांक बोलेंगे। क्यों उस वस्तु का बोलेंगे? क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है भाई। बर्फ को गलाने में जितना टाइम लगेगा लोहे को गरमाने में उतना टाइम लगेगा नहीं, पीतल को गरमाने में उतना टाइम लगेगा नहीं। हर वस्तु को गलाने के लिए अलग अलग टाइम लगेगा, अलग अलग ताप लगेगा, है ना। तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। और जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए उसे उस वस्तु का क्वथनांक बोलेंगे। समझ गए? तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है, जबकि द्रव क्या होता है? संपीड्य होता है। गैस क्या होती है? संपीड्य होती है। और इसका ठोस का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, जबकि द्रव का उससे कम होता है, गैस का उससे कम होता है। ठीक है, दो पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और समझ लीजिए फटाक से। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? इनका आयतन, ठोस का आयतन आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन से लेके अभी बाद वाष्पीकरण बचा हुआ है जिसको मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।